क्या हाल है साथियों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं ईपीएफओ का इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस का पार्ट नंबर 24। ठीक, इसमें हम लोग जो है देखेंगे पार्टनरशिप एक्ट। ठीक, 1932 वाला, इससे जो है पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। और पार्टनरशिप एक्ट वाला जो है अगर आप देखोगे तो अकाउंटेंसी से भी, जैसे हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़ लेंगे अकाउंटेंसी में। ठीक, इसके बाद जो है सीरीज अकाउंटेंसी की आएगी, जनरल अकाउंटेंसी प्रिंसिपल की। तो उसमें भी जो है पार्टनरशिप से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो क्या है कि हम इसके यहाँ प्रिंसिपल पढ़ के हम पार्टनरशिप, अगर हमने एक्ट पढ़ रखा है तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, ये एक्चुअली अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, आप ये मत सोचो कि साइलोज में इसको पढ़ लोगे, ये सब इंटरलिंक्ड है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए जनरल रिमाइंडर है कि ईपीएफओ का 2020 का हमारा जो है कंप्रिहेंसिव पेड ग्रुप चल रहा है, जिसमें कि टेस्ट सीरीज़ है। टेस्ट सीरीज़ में आपका जो है सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, और साथ ही साथ वीकली टेस्ट भी होते हैं। ठीक, और इसके बाद स्टडी मटेरियल पूरा पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, और टेस्ट और स्टडी मटेरियल दोनों ही हिंदी इंग्लिश में है। ठीक, और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप है, इसमें आप लोग डिस्कस कर सकते हो, एडमिन से पूछ सकते हो। 24/7 आप लोग को सपोर्ट दिया जाता है। थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, आप नेट क्वेरी डालिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक, और यूपीएससी 2021 का भी हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, कंप्लीट कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज में भी होता है, कंप्रिहेंसिव पेड ग्रुप है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 8564880530, 9696060608 पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, ट्रेड यूनियन की हमने जो है वो क्रोनोलॉजी, इतिहास और इवोल्यूशन देख लिया था, 2000 तक कैसे हुआ था। ठीक, इस वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 का अवलोकन। ठीक है, तो ओवरव्यू हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको समझ में आ रही है कि 1 अक्टूबर 1932 को इसको जो है फोर्स में लाया गया। ठीक, इसके बाद ये क्या है कि जो चैप्टर 11 है किसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वाला, उसको जो है सुपरसीड कर गया। ठीक, इसके मतलब जो जो भी चीज़ें इसमें थी, इसकी जगह जो है आपका पार्टनरशिप यानी कि भागीदारी एक्ट 1932 वाला लगने लग गया। ठीक, सिंपल भाषा में इसका परिचय या फिर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये पार्टनरशिप जो होती है आपकी, साझेदारी जो होती है किसी अनुबंध से होती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से होती है, और ये गवर्न करी जाती है आपकी इस पर्टिकुलर अधिनियम से, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। पार्टनरशिप इज ऑल्सो गवर्न बाई जनरल प्रोविजंस। अच्छा, पार्टनरशिप जो साझेदारी है, ऐसे अनुबंधों पर भारतीय अनुबंध अधिनियम, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उन पर भी जो है गवर्न, उनसे भी गवर्न की जाती है कुछ पार्टनरशिप। जहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला जो है, ये इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ। मान लीजिए 1932 वाले एक्ट में, मान लीजिए कोई पार्टनरशिप किसी तरीके की हो रही है, उस पर इस वाले 32 वाले एक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट को जो है से रिलेटेड चीज़ें, लॉ का बैकिंग किस में होगी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होगी, भारतीय अनुबंध अधिनियम में होगी। ठीक, समझ में आ गया बात। और इट इज़ एक्सप्रेसली मैंशनड दैट द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच इज़ नॉट रिपील्ड विल बी एप्लीकेबल ऑन द पार्टनरशिप अंटिल द। अच्छा, इसमें सिंपल सी बात है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम जो है वो ही लागू होगा जहाँ तक इस वाले 32 वाले 1932 वाले एक्ट ने या तो कुछ कहा नहीं गया है, और या फिर कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध अधिनियम जो है वो पार्टनरशिप है 1932 वाले को किसी तरीके से उल्लंघन नहीं कर रहा है। मान लीजिए 32 वाला एक्ट जो कह रहा है ए, और उसी पे आके जो है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी कि भारतीय अनुबंध अधिनियम आया, और उसने कहा नहीं बी, तो ऐसे केस में क्या है कि ए माना जाएगा जो 1932 में कहा गया है। ये वाली चीज़ है। और जहाँ पे भी साइलेंट है और जहाँ पे भी 1932 ने कुछ बताया है, वहाँ पे तो बी का मतलब ही नहीं है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है कि वहाँ पे लागू हो। ठीक, जो भी रूल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, एक्सेप्टेंस एक्सेट्रा विल ऑल्सो भी एप्लीकेबल टू द पार्टनरशिप। मतलब यहाँ पे जो भी अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें जो भी प्रस्ताव, स्वीकृति, सब कुछ होती है वो साझेदारी में भी होगी। सिंपल सीधी बात है। ठीक, और इसके बाद क्या है कि बट द रूल्स रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द माइनर, माइनर यानी कि नाबालिग से रिलेटेड कोई भी अगर बात हो रही तो वो तो आपकी 1932 पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत ही होगी, क्योंकि आपका जो है सेक्शन 30 जो है, धारा 30 जो है आपकी,
वो किसकी 1932 वाले एक्ट की, ये माइनर की पोजीशन, माइनर या नाबालिग की स्थिति के बारे में विशेष रूप से प्रावधान करती है। ठीक, तो अगर मान लो वहाँ क्वेश्चन आ गया माइनर से रिलेटेड किस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखा है तो नहीं, गलत हो जाएगा वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दे रखा है उसके बारे में। अच्छा, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है? इट इज़ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर 2 or more पर्सन एग्री टू ज्वाइन टुगेदर टू कैरी आउट द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट। ठीक, ये कह रहा है कि कोई भी व्यापारिक जो है संगठन है, वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग जो है साथ में एग्री हो जाते हैं कि चलो मिलके काम करते हैं और काम ऐसा करेंगे कि बिज़नेस कुछ करेंगे हम लोग, और बिज़नेस का मोटिव क्या है कि प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना। ठीक, मान लीजिए बिज़नेस बनाया, 4 लोग मिलके बिज़नेस बना रहे हैं बिस्किट का, और तो बिस्किट जो है बिस्किट को बनाना, मार्केटिंग करना, ये सब बिज़नेस है, व्यापार है। और इससे इससे हम करना क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, ये जो पार्टनरशिप जो साझेदारी हुई है, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ठीक, तो अब प्रॉफिट जो पार्टनरशिप होता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकल स्वामित्व से का एक्सटेंशन है, उसके आगे की बात होती है। ठीक, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक कंपनी का एक ही बंदा है, वहीं सारे काम करता है, किसी को रखता नहीं है, कोई साझेदारी नहीं है। तो अब अगर उसमें कोई साझेदारी हो जाए तो वो जो है आपका पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत आएगा। और सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकल स्वामित्व में क्या होता है कि इंडिविजुअल अपनी ही कैपेसिटी में काम करता है, उसके पास, अब आपको मालूम है इंडिविजुअल के पास में एक तो पूंजी भी कम होती है, साथ ही साथ कौशल भी कम होता है। ठीक, लिमिटेड कैपिटल लिमिटेड स्किल होती है। अगर उसे बड़ा बिजनेस सब कुछ करना है तो उसको पार्टनरशिप ही करना चाहिए। ठीक, साथ ही साथ देखिए मीनिंग क्या है, सेक्शन 4 जो है, ये सेक्शन याद रखना। ठीक, धारा 4 जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत ये बताता है, ये डेफिनीशन है, इसको ऐसे ही याद करना ना, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी के द्वारा किए गए या सभी के लिए एक भागीदार द्वारा किए गए व्यवसाय के मुनाफे को साझा करने के लिए सहमत हुए हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ दम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक, यहाँ पे कह रहा है पार्टनरशिप क्या है, एक तरीके का रिलेशन है। पर्सन, जो लोग साथ में मिलने के लिए तैयार हो गए, वाले ABCD साथ में मिलकर काम करने तैयार हो गए बिजनेस करने के लिए, और इसमें से जो भी प्रॉफिट बन रहा है और तो वो उसको सब में बांटा जाएगा जैसा भी एग्रीमेंट में लिखा होगा, अभी बताऊंगा इसके बारे में। और इसमें कह रहा है कि मान लीजिए ये सब लोग अपना बराबरी से काम करेंगे, सबके अपने अपने रोल जो है डिसाइडेड हैं कि तुम भैया मार्केटिंग करोगे, तुम भैया स्ट्रेटजी बनाओगे, C तुम जो है ऑपरेशन देखोगे, तुम D जो है मेंटेनेंस करोगे। या तो ये काम है, या फिर एक ही बंदे को दूसरों की सहमति की से BCD की सहमति से एक ही को A वाले को जो कहा है कि तुम सबकी तरफ से तुम काम कर लो। ठीक, तो बाकी लोग जो है खाली टाइप्स ऑफ अभी पार्टनरशिप में हम लोग देखेंगे, बाकी लोग स्लीपिंग पार्टनर्स या फिर डोमिनेंट पार्टनर्स में आ जाते हैं। ठीक, एक एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब इन लोग के बीच में एक काम कर रहा है तो इसको जो है लिखित में या फिर ओरली ये पता होना चाहिए, एग्रीमेंट समझौता होना ज़रूरी है पार्टनर्स के बीच में। और मोटिव क्या है, मोटिव वही है प्रॉफिट कमाना, और पार्टनर्स के बीच में उसको साझा करना। भागीदारों के बीच मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना और साझा करना है लाभ को। ठीक, किस तरीके से करेंगे अभी बताएंगे। एग्रीमेंट होना जरूरी है, टू बी कैरी आउट द बिजनेस, बिजनेस को करने के लिए एग्रीमेंट, व्यवसाय को करने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, या तो वो जॉइंटली हो जाए और एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, जैसे भी बताया। ठीक, या तो वो खुद सब लोग करें अपने हिसाब से जो उनको रोल दिए गए हैं समझौते में, या फिर जो है A ही काम कर रहा है BCD की तरफ से। ठीक, इसमें देखिए बहुत अच्छा उदाहरण है ये कि A और B ने 100 टन तेल खरीदा और उसको अपने संयुक्त खाते के लिए बेचने के लिए सहमत हो गए। अब बेच के भैया जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वैसे तो प्रॉफिट करना ही चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए लॉस हुआ तो उसको समझौते के आधार पे इनको जो है बांटा जाएगा। ठीक, लेकिन अगर ये कहें A और B 100 टन तेल खरीदते हैं और इसे उनके बीच साझा करने के लिए, अब तेल को ही इन्होंने A और B ने आपस में बांट लिया, तो कोई व्यवसाय हुआ क्या, कोई बिजनेस हुआ क्या? जब बिजनेस नहीं हुआ तो सोचा जो था कि प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक, वो भी नहीं हुआ, तो ये एक तरीके का जो है साझेदारी नहीं कहलाएगा। समझ में आ गई बात, ये है चीज़। अच्छा, नंबर ऑफ मेंबर्स पे क्या इसमें बात कही गई है, देखो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन जो है पार्टनरशिप कर सकते हैं। ठीक है, एक अकेला आदमी कैसे पार्टनरशिप कर लेगा, तो 2 या 2 से अधिक है। लेकिन पार्टनरशिप है 1932 में क्या मिनिमम होना चाहिए, क्या मैक्सिमम होना चाहिए,
ऐसी कोई भी लिमिट नहीं बताई गई है। वहीं अगर कंपनीज एक्ट 2013 को अगर आप देखोगे तो उसमें मैक्सिमम जो है 100 और मिनिमम जो है आपका 2 पार्टनर के बारे में बात कही गई है। ठीक, ये समझ में आ गया कंपनीज एक्ट 2013 में। इफ़ इन केस इट एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट, अगर कोई कंपनीज एक्ट के अनुसार अगर कोई मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा मान लीजिए 101 हो जाता है, ठीक, पार्टनरशिप हो जाती है 101 लोगों के बीच में, तो ये इलीगल यानी कि गैर कानूनी जो है एसोसिएशन हो जाएगा आपस में। ठीक, गैर कानूनी हो जाएगा ये, और अवैध संघ हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ अवैध संघ होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये कह रहा है कि सेक्शन, कौन सा सेक्शन होगा जो अवैध एसोसिएशन बताएगा? 464, सेक्शन 464 याद रखो। सेक्शन 11 जो है कंपनीज एक्ट का ये क्या ये बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते हैं, अलग अलग जगहों पे बताया है इन्होंने। ठीक, बैंकिंग पर्पस में है तो 10 है, अन्य उद्देश्य के लिए 20 हो सकता है। ठीक, एग्रीमेंट क्या होता है? द पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, ठीक, इन विच द 2 और मोर पर्सनस हैव डिसाइडेड टू कैरी आउट बिजनेस, वही सारी चीज़ें हैं। प्रॉफिट लॉस हो सकता है इक्वली। अब देखो पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया ये ईपीएफओ ने जो पूछा 2017 में, वो यही क्वेश्चन था। यहाँ पे कह रहा है कि पार्टनरशिप जो है एक तरीके का समझौता है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग काम करते हैं, कैरी बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, और जो है जो शेयर होता है आपका प्रॉफिट और लॉस का उसको इक्वली बांट लेते हैं। ये जो इक्वली वर्ड है ना, अगर आप लोगों ने पढ़ा है ढंग से सुना है तो आप कर लोगे। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ पूरी ये डिटेल्ड सीरीज जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस की, ओनली करंट अफेयर चैनल पे अपने। इसको आप लोग देखो और पूरा देख लो। इस तरीके से क्वेश्चन बीच में से उठ के आ जाएंगे, आप लोग आराम से इसको जो पूरी सीरीज़ को जो है मैं जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी, मुझे लगता है 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, पूरी आप लोग करना क्या, 1.5x पे देख लेना। पहली बार में भले धीरे देख लें, उसके बाद तो इसको कम से कम 3-4 बार रिवीजन जरूर कर लेना इस पूरी सीरीज़ का। कौन कौन सी आएंगी इसमें? इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और सोशल सिक्योरिटी। जो कार्ड चल रहे हैं स्कीम वो भी जरूर देख लेना। ठीक, अब देखिए टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप इट इज़ नेसेसरी टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। अब मतलब जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप का साझेदारी का समझौता है उसका कानूनी संबंध बना रहे, मतलब कानूनी उसकी जो है बैकिंग बनी रहे, उसके लिए क्या है कि हमको ये साझेदारी समझौता करना अनिवार्य है। ठीक, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिकम्स द फाउंडेशन और द बेसिस ऑन विच इट इज़ बेस्ड। अब एग्रीमेंट या समझौता जो होता है उसी पे पता चलता है कि भैया क्यों फाउंडेशन, क्यों पार्टनरशिप करी गई, क्या उसके बीच में हम लोग ने सोचा था, पार्टनर्स ने कैसे क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। ठीक है, ये लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है। रिटर्न एग्रीमेंट अगर है तो उसको पार्टनरशिप डीड बनती है, उसमें ये समझने वाली बात है। साझेदारी विलेख के रूप में जाना जाता है। साझेदारी विलेख के मुख्य रूप से निम्नलिखित विवरण शामिल हैं। ठीक, डीड में क्या क्या होता है? नेम और एड्रेस फर्म और बिजनेस का। ठीक, मान लीजिए कोई फर्म का नाम आपने रखा हुआ है और उसका एड्रेस कहाँ पे है, ठीक है, व्यवसाय का भी। साथ ही साथ जो है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, जितने पार्टनर उनके सबका नेम क्या है, एड्रेस कहाँ कहाँ पे है। जो भी प्रत्येक भागीदार द्वारा पूंजी का योगदान कितना दिया गया है, मान लीजिए 4 लोग हैं, 1 लाख रुपए की बात करी गई है तो सब लोग जो है 25-25 हज़ार रुपये दे रहे हैं चारों लोग। साथ ही साथ जो है प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग कैसे होगी भाई साहब, ये आप बता दो। ये सब समझौते में लिखा होगा ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और बिल्कुल क्लियर कट बात रहे कि आगे किस तरीके से अगर लॉस होता है तो क्या करना है, प्रॉफिट होता है तो क्या करना है। ठीक, साथ ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कैपिटल, लोन, ड्राइंग, इन सब पे। राइट्स, ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशन क्या है, यानी कि भागीदारों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व क्या है, मतलब सब कुछ बटा हुआ है। जैसे कि हमारा होता है ना कि जुडिशरी का, एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी का और लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का कार्यान्वयन या फिर लागू करना, और जुडिशरी का कि लॉ जो है वो सही है गलत है किस उसको इंटरप्रेट करना है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, अगर डिसोल्यूशन, उस फर्म का डिसोल्यूशन हो जा रहा है, ठीक, ख़त्म हो जा रही है, तो किस तरीके से जो है अकाउंट को सेटल करना है, ये सारी बात है। सैलरी कमीशन पेबल क्या होगी, अगर पार्टनर्स को क्या क्या कमीशन या फिर सैलरी किस तरीके दी जाएगी। रूल कौन से फॉलो होंगे अगर मान लीजिए कोई पार्टनर का नया एडमिशन हो रहा है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर कोई पार्टनर की डेथ हो जा रही है। ठीक, तो उस समय एक जो है क्या रूल फॉलो होने चाहिए, ये सब एग्रीमेंट में ही कर दो ताकि कभी भी कुछ भी सिचुएशन आई हो वो मतलब पहले से हम लोग पता है कि ये आ सकती है, तो उस पर हम लोग पहले से हमें पता हो कि भैया कैसे कैसे क्या प्रोसीजर या फिर क्या फॉलो करना है। ठीक, मोड ऑफ सेटल, डिस्प्यूट को सेटल कैसे करते हैं,
पार्टनर्स के बीच में कैसे विवादों का निपटान किया जाएगा ये भी आप लिखो समझौते में। एनी अदर अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ द पार्टनर, भागीदारों के अधिकारों को प्रभावित करने वाला कोई अन्य प्रबंध, तो ये भी जो है आपका एग्रीमेंट में उतार लो, ऐसी बात है। ठीक, बिजनेस जो है सेक्शन 12 में दे रखा है आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। इसमें कहता है कि पार्टनरशिप मस्ट बी क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग द बिजनेस। ठीक, यानी कि व्यवसाय करना, और व्यवसाय भी कानूनी होना चाहिए। ठीक, को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, मान लीजिए कि बिजनेस आप करो, आपने अगर सिलाई की दुकान खोली, टेलरिंग की दुकान खोली है, तो आप कपड़ा बना के क्या बेच रहे हो वो चीज़ है। ठीक, वो बिजनेस जो कर रहे हो कानूनी तौर पे उसको पार्टनरशिप बोलेंगे, दो लोग मिलके कर रहे हैं। अगर वो जो टेलरिंग की दुकान है वो प्रॉपर्टी जो है इन दोनों पार्टनर्स के ए और बी की के नाम पे है, को ओनरशिप है, यानी कि जो दोनों का स्वामित्व है, इस पे सह स्वामित्व है, तो ये पार्टनरशिप नहीं कहलाता है ये भी, क्योंकि यहाँ बिजनेस तो ना हो रहा है। तो ये तो कोई आपकी प्रॉपर्टी उसके रिलेटेड है। बिजनेस क्या है कि आपने टेलरिंग की दुकान खोली है, आप कपड़े बना रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, उसको बेच रहे हो, उससे प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है। ठीक, म्यूचुअल एजेंसी की बात करी गई सेक्शन 13 में दे रहा है कि बिजनेस इज कैरिड ऑन बाई द टू बी कैरिड बाई ऑल ऑफ देम, और वहीं जो सब लोग करेंगे या फिर जो है कोई एक करेगा सबके बिहाफ पर। दो एजम्पशन यहाँ लिए आते हैं कि जो पार्टनर है इज एंटाइटल्ड टू कैरी आउट द बिजनेस। ठीक, ईच पार्टनर जो है प्रत्येक भागीदार व्यवसाय करने का पूरा हकदार है। म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टनर। ठीक, भागीदारों के बीच में आपसी एजेंसी मौजूद है, मतलब एक दूसरे की बात सुनते हैं, जानते हैं, मतलब ये समझते हैं अपनी चलाने की नहीं कुछ करते हैं, सबकी बात सुन के और फिर एक्शन लिया जाता है। ईच पार्टनर इज ए प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, यही वाली बात है। मतलब ये पार्टनर जो है मतलब वो एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है, मतलब बराबर सब, मतलब ये नहीं है कि कभी कोई एक ही बस जो है डायलॉग दे रहा है सबको, वो काम करवा रहा है, दूसरा सिर्फ काम ही कर रहा है, सारी चीज़ें हैं। ठीक, ही इज़ बाउंड टू एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स, मतलब वो दूसरे पार्टनर जो कह रहे हैं उसके हिसाब से काम भी करना है, और साथ ही साथ जो है आपका जो आप जो कह रहे हो वो दूसरों को भी करना है। तो इस तरीके से होता है, म्यूचुअल एजेंसी की बात होती है। सेक्शन 13 में बात करेंगे आप। अच्छा, शेयरिंग ऑफ लाभ का जो है किस तरीके से बंटवारा किया जाएगा आपका, तो वो यहाँ बताया गया है। देखिए, एग्रीमेंट इज टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द, प्रॉफिट लॉस को जो है पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। ये बांटा जा सकता है कि कितना कंट्रीब्यूशन, पूंजी का कितना कंट्रीब्यूशन किया गया है, और या फिर इक्वली, ठीक, समान अनुपात पे। मान लीजिए 4 पार्टनर हैं, तो 1 लाख रुपए की अगर सबने लगाई थी कीमत, तो किसी ने 10,000 लगाई थी, किसी ने कुछ लगाई थी, किसी ने कुछ लगाई थी, तो जितना कंट्रीब्यूशन किसी ने किया, मान लीजिए 100 रुपये आया, किसी ने एक ने मान लीजिए 10,000 रुपये थी, 10% लगाया था, तो 100 रुपये का अगर प्रॉफिट आया तो 10 रुपये इसके हो गए ए के। ये कहने वाली चीज़ है। ठीक, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द बर्डन अमंग द पार्टनर इन केस वेयर द पार्टनरशिप सफर लॉसेस। ये मतलब अगर लॉस भी हो जाए तो सब लोग का आपसी में जो है वो भी हो जाता है कि भैया चलो थोड़ा थोड़ा करके सब लोग को भरना पड़ेगा। लाइबिलिटी क्या है, साझेदारी की देयता क्या है कि फर्म के ऋण का भुगतान करने के लिए सभी साझेदार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। मान लीजिए कोई आपने लोन वोन लिया तो सभी साझेदार देंगे, ये नहीं कहेंगे कि ए बी सी डी है तो सब कहेंगे भैया तू ए साले काम कर रहा, सॉरी यहाँ पे गलत वर्ड निकल गया, ए जो है तू अगर काम कर रहा था तेरी वजह ही हुआ, तो तू ही जो तूने लोन दिया तुझे ही लौटाना है। नहीं, उस केस में जो है ए बी सी डी सभी लोग जो है इसमें वापस करेंगे, लोन का डेब्ट का निपटान करेंगे। ठीक, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, विच मीन्स जो देता है वो असीमित है, कि एक पार्टनर की जो भी पार्टनर हैं उनके कुछ एसेट्स हैं, घर वर मान लीजिए है, तो उनको भी डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, लोन को चुकाने के लिए संपत्ति भी बेची जा सकती है। अच्छा, पार्टनरशिप के क्या टाइप्स हैं, साझेदारी के प्रकार क्या क्या हैं, ये वेरियस टाइप के हो सकते हैं। ये 2 तरीके का क्राइटेरिया है। एक तो ये है कि ड्यूरेशन ऑफ द टर्म ऑफ पार्टनरशिप, तो ये अगर बता दिया गया है कि मान लीजिए हम 1 साल के लिए काम करेंगे, पार्टनरशिप डिफाइंड है। ठीक, या फिर पार्टनरशिप एट विल, तो इसमें क्या होता है कि नो फिक्स पीरियड इज प्रेस्क्राइब फॉर द एक्सपायरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, देन इट इज़ ए पार्टनरशिप एट विल, ड्यूरेशन पे है। ठीक, मतलब कि समय सीमा या तो मतलब फिक्स पीरियड के लिए, पार्टनरशिप एट विल जब बता रहा है, पहला जो है इसमें क्या क्राइटेरिया है कि ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में क्या है कि पार्टनरशिप एट विल मतलब फिक्स पीरियड इसमें बता दिया गया है। ठीक, और इसमें सेक्शन 7 के अनुसार ये कहा गया है 2 कंडीशन होती हैं, वो फुलफिल होना जरूरी है। वो क्या है कि नो एग्रीमेंट अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ द फिक्स पीरियड ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक, जब ये कोई भी फिक्स नहीं दिया गया है पहली बात, तभी आपका पार्टनरशिप एट विल हो सकता है।
पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है, कोई भी फिक्स्ड वो नहीं है कि 1 साल होगा 2 साल होगा। ठीक, दूसरी क्या कंडीशन है कि नो क्लॉज विद रिस्पेक्ट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक, साझेदारी के निर्धारण के संबंध में कोई खंड आधिकारिक रूप से मौजूद नहीं होना चाहिए। ठीक, ये हो गया। दूसरा क्या है कि ड्यूरेशन में ही कि पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड। इसमें यह है कि भैया हमने कह दिया कि हम 1 साल के लिए ही पार्टनरशिप कर रहे हैं और ए और बी ने। ठीक, इसमें क्या, व्हेन द पार्टनर फिक्स द ड्यूरेशन ऑफ फ्रॉम देन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द फिक्स पीरियड द पार्टनरशिप। अब जब 1 साल के बाद जो है पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, सिंपली कह रहा है। निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद भी साझेदारी को जारी रखने का फैसला कर सकते हैं। मान लीजिए 1 साल के बाद बंद हो गई तो उसके बाद भी चालू कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते। ठीक, या इच्छा शक्ति के आधार पर भागीदारी बन जाती है। ठीक, मतलब आपका मन है तो करो, ना मन है तो भाड़ मतलब मत करो। ठीक क्या हो रहा है, गलती से मेरे जवान इधर उधर निकल जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस कैरिड बाई द पार्टनरशिप। ये दूसरा क्राइटेरिया है कि बिजनेस किस एक्सटेंट तक किया जा रहा है, साझेदारी द्वारा किए गए व्यवसाय की सीमा के आधार पर, कि व्यवसाय आप क्या करना चाहते हो। मान लो सिर्फ इंडिया में ही करना चाहते हो, इंडिया के बाहर भी करना चाहते हो, क्या तरीका है। ठीक, पर्टिकुलर पार्टनरशिप सेक्शन 8 में बताया गया है विशेष भागीदारी। इसमें क्या है कि व्हेन द पार्टनरशिप क्रिएटेड फॉर कंप्लीटिंग एनी प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग। ठीक, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या है कि ये आप किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, मान लीजिए कोई लोग कहते हैं ना कि ठेके में दे दिया है। ठीक, या फिर जो है पार्टनरशिप आपकी ए बी के बीच में थी और दोनों ने के बीच में कह दिया कि ये पार्टनरशिप जो है हम बना रहे हैं कि हमें ये पर्टिकुलर ये घर बनाना है, उस घर का जो है आपको घर बनाने का पार्टनरशिप है। बस ये जैसे ही घर बन गया, बस इन दोनों की पार्टनरशिप खत्म। When such undertaking or project has been completed, then the partnership comes to end. The partnership has a choice. अब उसके बाद भी अगर इन लोगों को मान लीजिए अच्छा लगा कि यार बड़ा अच्छा घर बनाया है, ऐसा काफ़ी अच्छा पैसा प्रॉफिट हुआ है, तो ये काम करते हैं, पूरी कॉलोनी बनाएंगे। ठीक, साथ में ये वाली चीज़ है। ठीक, तो उसके बाद क्या है, जनरल पार्टनरशिप क्या होती है। जनरल पार्टनरशिप में यही है, ये इसलिए क्रिएट की जाती है फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट द बिजनेस। ठीक, देयर इज़ नो पर्टिकुलर टास्क, इसमें कोई ये पर्टिकुलर टास्क नहीं होता है। ठीक, पार्टनरशिप बना दी गई, अब भैया अब सड़क बनाने का काम आ गया तो सड़क बना लेंगे, घर बनाने का काम आ गया तो घर बना लेंगे। तो ये मतलब तत्पर रहें कि कोई भी काम जैसा भी आ जाए समान साझेदारी के अंदर आप कर सकते हो। ये जनरल नेचर का काम होता है। ठीक, समझ में आ रहा है ना एग्जाम्पल के साथ में। साथ ही साथ ये है कि स्कोप ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, अब ये इसका क्या स्कोप है। ठीक, इसका दायरा क्या है, सेक्शन 5 के अंतर्गत दिया जा गया है आपको 1932 वाले एक्ट में। इसमें कह रहा है पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध के उस पर आता है, बट नॉट फ्रॉम द स्टेटस, किसी भी जो है साझेदारी अनुबंध के उत्पन्न होती है स्थिति से नहीं। ठीक, स्थिति क्या है इस पर नहीं डिपेंड करता है। आपका जो अनुबंध में लिखा हुआ है पार्टनरशिप उतना ही दायरे में रहेगा। समझ में आ गई बात। उसके बाहर जो कुछ भी किया गया है वो मतलब लीगली उसका वो कोई बैकिंग नहीं होगी। द इंटेंशन क्या है पार्टनरशिप की, इज़ अ क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप। जो भी आपका जो है साझेदारों का इरादा ही साझेदारी का प्रश्न होता है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हो, सिर्फ इंडिया में ही काम करना चाहते हो या फिर ग्लोबली काम करना चाहते हो। ठीक, पार्टनरशिप में एक्सरसाइज एनी ऑफ इट्स पावर एट ए टाइम बट मस्ट नॉट एक्सरसाइज इट्स परसुएंस ऑफ इलीगल फ्रॉडलेंट और मिसकंडक्ट। मतलब वही है, आप गैर कानूनी अवैध धोखाधड़ी और कदाचार ये नहीं कर सकते हो। ठीक, अगर आपको करना है तो आप दूसरे को बताओ, अगर दूसरा राजी हो गया तब तो मतलब ये है कि कोई एक ये सब काम कर रहा है तो वो चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ नहीं कर सकते और वो दायरा भी नहीं है। ठीक है, इफ़ एनी ऑफ द मतलब इरादा आपका जो है वो होना चाहिए, सही से पता होना चाहिए। ये सेक्शन 5 में ऐसा कहा गया है कि भैया दायरा अपना सेट कर लो कि कहाँ पे आप लोग पार्टनरशिप कर रहे हो, कहाँ पे नहीं कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। इफ़ एनी पार्टनर हैव मेड द कॉन्ट्रैक्ट without the consent of all the other partners, then the question as to the validity of such contract arises। अब यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए ए बी सी डी थे 4 पार्टनर, इनमें से जो है ए ने जो है बिना इन लोग से कंसेंट लिए एक किसी काम को कह दिया कि भैया टेलरिंग मशीन है, एक काम करो कॉटन का कपड़ा जो है तुम मुझे दे दो 10,000 मीटर या जो भी है। ठीक, तो ऐसा नहीं है, कंसेंट आपको सबसे लेना, सब सहमति से काम करना पड़ेगा, सबसे लेना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो है सहमति लेनी पड़ेगी। इफ़ अगर सारे के सारे पार्टनर जो है एक्सेप्टेड और रेटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट देन दो नो क्वेश्चन एज टू वैलिडिटी ऑफ सच। अगर सब लोग राजी हो गए तो बस ठीक है, तो क्या करेगा जी। अगर विद द कंसेंट ऑफ ऑल, ठीक, द पार्टनर्स द पार्टनरशिप कैन बिकम ए मेंबर ऑफ अनदर फर्म।
अब ये भी हो सकता है कि कंसेंट अगर सभी पार्टनर्स का हो जाए ABCD का मान लीजिए, ठीक, तो पार्टनरशिप जो है वो मेंबर भी बन सकती है किसी और फर्म की, ये वाली चीज़ है, ठीक। पार्टनर्स जो होते हैं, द मेंबर ऑफ द पार्टनरशिप इज़ कॉल्ड पार्टनर्स। जो भी पार्टनरशिप के मेंबर्स हो गए, मान लीजिए ABCD हैं ये, तो ये सब कौन है, ये सब पार्टनर्स हैं। पार्टनरशिप इन लोग के बीच में जो समझौता हो वो पार्टनरशिप है। और ये मैंडेटरी नहीं है दैट द ऑल द पार्टनर्स आर द सेम। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक समान हो, एक जैसे हों। ऑल द पार्टनर पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस और शेयर ऑफ द प्रॉफिट और लॉस इक्वली। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि जो भी पार्टनर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे कंडक्ट में, और इस तरीके इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, व्यापार को व्यवसाय को इस तरीके से करेंगे कि जो भी प्रॉफिट लॉस हो उसको इक्वली बांटा जाए। यही क्वेश्चन था लास्ट टाइम। द पार्टनर्स आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वर्क। ठीक, जैसा उनका नेचर है, प्रकृति है वर्क की, उस हिसाब से पार्टनर्स को डिवाइड किया जाता है। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो छः प्रकार की भागीदारी या फिर साझेदारी होती है। ठीक, एक तो क्या होता है आपका एक्टिव मैनेजिंग पार्टनर्स होते हैं, द पार्टनर्स वो टेक्स पार्टिसिपेशन इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस डेली। ठीक, और मतलब ABCD हैं, ठीक, इनको जो है मान लीजिए पेट्रोल पंप चला रहे हैं या फिर जो भी कंपनी जो भी है, तो ये लोग रोज़ जो भी कंडक्ट हो रहा है बिजनेस, जो भी व्यवसाय रोज़ चल रहा है, सब में जो है सबका इन्वॉल्वमेंट है, एक्टिव है सारे के सारे। तो ये दिस पार्टनरशिप ऑल्सो कॉल्ड एज ऑस्टेंसिबल पार्टनरशिप। ठीक, ऑस्टेंसिबल क्या मतलब है, इसका सिनोनिम, एंटोनिम, मीनिंग और सेंटेंस मेकिंग जरूर लिखिए, कमेंट करिए। ठीक, स्लीपिंग डॉर्मेंट क्या है कि अगर वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता है डेली कंडक्ट बिजनेस के, बट ही इज़ बाउंड बाय द कंडक्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अब देखो ये खुद मान लीजिए ABCD था, ठीक, तो ये काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी हरकतें ABC कर रहे हैं उसके वजह से जो भी जो मतलब लाइबिलिटी या फिर जो भी बनती है उसके लिए भागीदारी वो रहेगा D, भले ही वो काम ना कर रहा हो, उसके नाम पे जो बाकी लोग काम कर रहे हो। ठीक, साथ ही साथ जो है नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, ही इज़ अ पार्टनर टू द फर्म ओनली बाय हिज नेम, इन रियलिटी ही हैज़ नो सिग्निफिकेंट और रियल इंटरेस्ट इन द फर्म। अब इसका क्या ही उदाहरण दे आपको, वहाँ समझ सकते हो कि ये तो ज़्यादातर जो ऑफिस में काम करते हैं और या फिर जो भी पार्टनर्स होते हैं ABCD मान लीजिए हैं, तो उसमें से पार्टनर्स में मतलब ही इज़ अ पार्टनर D जो है वो सिर्फ अपने नाम की वजह से है उसमें, बाकी उसका कोई इसमें इंटरेस्ट या फिर उसका महत्वपूर्ण उसको लग नहीं रहा है ये काम करना। ठीक, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। ठीक, तो यहाँ पे कि वह भागीदार जो लाभ साझा करने के लिए सहमत है लेकिन नुकसान नहीं उठाता है, वह तीसरे पक्ष से निपटने के मामले में किसी भी दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। वो पार्टनर जो एग्री तो करते हैं कि प्रॉफिट लेंगे लेकिन लॉस को सफ़र नहीं करना चाहता है। ठीक, ही इज़ नॉट लाइबल फॉर एनी लाइबिलिटीज़ इन केस ऑफ डीलिंग विद द थर्ड पार्टी। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे पार्टनर्स भी होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए हैं, कोई लॉस वॉस होगा तो नहीं लेंगे। और साथ ही साथ अगर आपकी डीलिंग किसी थर्ड पार्टी से हो रही है तो उसमें भी कोई भी लाइबिलिटी हो रही है, ठीक, कोई भी जो है उनको लग रहा है कि नुकसान हो सकता है या फिर कोई भी मतलब कोई भी दायित्व का वो उससे कोई लेन देन नहीं होगा उनका, सीधी सी बात है ये। अच्छा, माइनर पार्टनर भी हो सकता है, नाबालिग भागीदारी। इसमें क्या है, माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत तो जो है कोई भी नाबालिग जो है नहीं हो सकता पार्ट। ठीक, लेकिन बट ही कैन बी एडमिटेड टू गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल द पार्टनर्स विद गिव्स द कंसेंट, बट ही कैन बी एडमिटेड टू गेट द, अच्छा, ये पार्टनर की तरीके से एडमिट किया जा सकता है अगर सारे पार्टनर जो है कंसेंट दे दें। हिज विल शेयर द प्रॉफिट इक्वली बट हिज लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड इन केस ऑफ लॉस ऑफ द फर्म। अब देखो प्रॉफिट अगर होता है तो इक्वली इसको मिलेगा, लेकिन अगर जो लाइबिलिटी है इनकी, ठीक, तो उसका लाभ समान रूप से साझा साझा होगा, लेकिन फर्म के नुकसान के मामले में उसकी देयता सीमित रहेगी। ठीक, तो ये काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप है यार। ठीक, पार्टनर बाय टोपल, तो ये क्या है, इट मीन्स दैट द when the person is not a partner but he has represented himself by the conduct or words or to another person to be the partner, then he cannot deny afterwards। मान लीजिए ABCD थे, D जो है यहाँ पे पार्टनर नहीं था और इसने कुछ कार्य कर दिया, कोई कंडक्ट कर दिया, तो ये बाद में मना नहीं कर सकता उसकी वजह से, अगर प्रॉफिट लॉस या फिर कोई लायबिलिटी हो रही तो इसको पकड़ा ही जाएगा या फिर इसको जो है सराहा ही जाएगा।
इवन दो ही इज़ नॉट ए पार्टनर बट ही बिकम्स अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और बाय स्टॉपल्स। ठीक, लेकिन वह विबंध या एस्टोटॉपल द्वारा भागीदार बन सकता है अगर पार्टनर नहीं भी है उस केस में। ठीक, तो इस तरीके से जो है हमने देखा यहाँ पे क्या टाइप्स हैं पार्टनरशिप के। आगे हम लोग जो है आपका पार्ट नंबर 25 में देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है पार्टनर का एक दूसरे के साथ में, और राइट टू डिटर्मिनेशन द रिलेशनशिप बाई द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो चलिए आज का जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं चुन्नू सा वीडियो। अगर आप लोग को पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आप लोग को हमारे साथ पेड ग्रुप में जुड़ना है, टेस्ट सीरीज़ स्टडी मटेरियल वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा ये। कुछ भी आपको चाहिए सब कुछ आप लोग डिस्कशन कर सकते हो, आप लोग जो है पूछ सकते हो, सारे डाउट सारे सब कुछ क्लियर किया जाएगा। 8564880530 और 96960608 9 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हो। जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।